नमस्कार। आप में से कई लोग डिनर ले चुके होंगे या खा रहे होंगे या इसके बाद भी खाएंगे। आज मैं इसी खाने की कहानी आपको सुनाऊंगा। हमारे समाज में मान्यता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और दुनिया के सारे रास्ते पेट पर आकर खत्म हो जाते हैं। हमारा दिल भी ब्रेकफास्ट से शुरू होकर डिनर पर खत्म हो जाता है। सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, अमीर, गरीब, हर जगह खाने का अपना महत्व है। भजन के साथ भोजन और पूजा के साथ प्रसाद का एक खास रिश्ता है। हर त्योहार और इलाके की पहचान उसके भोजन से है। धर्म और जाति के हिसाब से भोजन है, राष्ट्र का भोजन है और भोजन का राष्ट्रवाद भी है। कहते हैं कि अगर घर को पहचानना हो या घर का मूड समझना हो तो उसकी किचन को देख लो, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये भोजन अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा और जन्म मृत्यु की वजह से भी बन जाता है। देखिए, इंसान को पहचानना हो तो भूख में उसका व्यवहार देख लो। भूख के सामने जो टिक गया वो संत, जो टूट जाए वो शैतान। भूखे को रोटी देना पुण्य है, मुंह का निवाला छीनना पाप। ऐसी अहमियत वाले भोजन का एक सच यह भी है कि भारत के हर घर में हर साल ऑन एन एवरेज 50 किलो खाना खराब हो जाता है। पूरी दुनिया में उतना खाना बर्बाद होता है जितना भारत में हर साल खाने पीने की चीजों का कुल प्रोडक्शन होता है। और दूसरा पहलू यह भी है कि पूरी दुनिया में बिना खाए सोने वाले भी बहुत हैं। भूख और भोजन के बीच में खड़े हीरोज की कहानियां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले वाराणसी के रोटी बैंक ले चलते हैं आपको। चलिए। दिलीप कुमार, अक्षय लाल, राजू, कैलाश यादव, न जाने कितने लोग हैं जिनका पेट वाराणसी रोटी बैंक की रोटियां रोजाना भरती है। अक्षय लाल मजदूरी करते हैं, दिन भर काम नहीं मिला तो पैसा भी नहीं कमाया। रोटी बैंक की ये रोटियां नहीं मिलती तो शायद भूखे पेट सोना पड़ता। बहुत संतोष हम लोग को मिल जाता है। जब आप लोग जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहीं बैठ के इंतजार करते हैं कि हाँ अब आएगा। जब आता है तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, खा के अपना सो जाते हैं। दो जोड़ी आंखें भी रात के पहर रोजाना ठिठक जाती हैं रोटी बैंक की गाड़ी के इंतजार में। अच्छा खाना लगता है और डेली आता है, हमेशा आता है खाना। आश्रय में जाएंगे कि खाना आएगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर खेले बिना सो जाएंगे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, गर्मी, जाड़ा, बरसात, मौसम चाहे कोई भी हो, रोटी की आस में इनकी आंखों को हर रात रोटी बैंक से रोटी आने का इंतजार रहता है। इन इंतजार करते लोगों की भूख मिटाने के लिए हर रात वाराणसी रोटी बैंक की गाड़ी पहुंचती है। चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, काशी को भूखा नहीं सोने देंगे। इस पावन कार्य में जुटे हुए हैं काशी की माटी के ये रियल हीरोज। रोटी बैंक एक सोच है, एक ऐसी मुहिम है जिससे जन जन को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। और हम सब टीम में जितने भी सदस्य हैं वो स्वयं कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। जैसे मैं एक पेशे से टैक्स प्रोफेशनल हूँ और शाम को अपना समय निकाल करके ज़रूरतमंदों के बीच सेवा देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे कई फील्ड से लोग जुड़े हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, कोई बिज़नेस में है, कोई जॉब में है, स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ जो तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जुड़ते जाते हैं। इंसानियत और मानवता की सेवा है। बेलन आटे को रोटी का आकार दे रहा है। चूल्हे की आंच तेज है। तवे पर गोल गोल रोटियां इतरा रही हैं। 1, 2, 3, 4 डिब्बे में बंद होकर गरीबों के पेट तक पहुंचने के लिए रोटियां तैयार हैं। और हाँ, साथ में सब्जी भी बिल्कुल गर्मा गर्म। भूख के खिलाफ ये इंसान की छेड़ी सबसे बड़ी जंग है। 2000
2017 में समाज सेवी किशोर कांत ने वाराणसी रोटी बैंक की स्थापना की थी। निकल पड़े वाराणसी की गलियों में गरीबों के पेट की आग बुझाने। अकेले निकले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। 4 साल गुजर गए। रोटी बांटते बांटते किशोर कांत एक दिन कोरोना के शिकार होकर चल बसे। लेकिन भूख के खिलाफ जंग के कुछ और हीरोज तब तक सामने आ गए और सिलसिला हर रात जारी है। काशी में कोई भूखा नहीं सोए के महामंत्र के साथ। ये हमारे गुरुजी किशोर कांत तिवारी जी थे। इन्होंने जो है 2017 में इसकी स्थापना की थी। उनकी एक सोच ये थी कि किसी को रात में मतलब बिना खाए हुए सोने नहीं देना है। लेकिन इसी वर्ष जो है कोविड में उनका जो है कोविड की वजह से देहांत हो गया था। जी सेवाओं का अपना कार्य कर रहे थे कोविड काल में, इस वजह से उनका निधन हो गया। और फिर उसके बाद से जो है हमारी सेवा का कार्य लगातार जारी है। वाराणसी रोटी बैंक रोजाना 400 से 500 फूड पैकेट बनवाकर जरूरतमंदों में बांटता है। आर्थिक रूप से सक्षम लोग खुद आगे आकर इनकी मदद करते हैं। कभी खुशी के वक्त किसी ने कुछ दान दे दिया तो कभी खाने से भी मदद मिल जाती है। वाराणसी रोटी बैंक अब 7 राज्यों के 40 शहरों में गरीबों का पेट भर रहा है। भोजन बांटते ये लोग कोई धन्ना सेठ नहीं है। सब अपना रोजी रोजगार करते हैं, लेकिन दीन दुनिया से इनका नाता भूख और भोजन के बीच का फर्क पहचानता है। अंधेरी रात में जब हम आप नींद ले रहे होते हैं, वाराणसी के किसी हिस्से में रोटी बैंक के ये रियल हीरोज रोटियां पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन क्या हर भूखे को भोजन कराने की जिम्मेदारी बस इनकी है? घरों होटलों में करोड़ों टन जो भोजन बर्बाद होता है, काशी के गरीबों तक पहुंचता तो इनकी भूख का अंत हो जाता। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ है भूख मिटाने वाले तो दूसरी ओर है भोजन बर्बाद करने वाले, और इनके बीच है वो जो भोजन को कूड़े के ढेर में जाते ही हमारी तबाही का इंतजाम करने लगते हैं। कूड़े के ढेर में पहुंचने वाला खाना सड़ता है तो हर साल 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब कि घर में बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि अन्न का अपमान मनुष्य का विनाश हो सकता है, वो सही बात थी। इसीलिए कुछ लोग घर में बचे खाने और कूड़े के ढेर के बीच में दीवार की तरह खड़े हैं। वो घर घर से खाना इकट्ठा करते हैं और भूखे लोगों तक पहुंचाते हैं। ये लोग वैसे तो भूख मिटाते हैं, लेकिन दुनिया को जहरीली गैस का गोला बनने से भी बचाते हैं। हैदराबाद के राइस बैंक की कहानी अब आप इस नजरिए से देखिए। इस बोर्ड को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस पर जो लिखा है वो आपको दुनिया में कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। राइस एटीएम मतलब भूख मिटाने वाला एटीएम। भूख से व्याकुल चेहरों की भोजन की तलाश यहां आकर खत्म हो जाती है। बिना किसी दाम चावल मुफ्त मिलता है। इस एटीएम को चलाते हैं हैदराबाद के रामू दोसापति। इस मकसद के साथ राइस एटीएम खोला कि कोरोना काल में माइग्रेंट मजदूरों को भोजन मिल सके। राइस एटीएम हम लोग चालू किया वो पैंडेमिक में, लेकिन पैंडेमिक होने के बाद थोड़ा लॉकडाउन निकालने के बाद भी लोग आना चालू किया। अपन 30 डेज के लिए चावल दिए तो 31 डे भी आ रहे। अरे फिर कहीं को आ रहे बोले तो हम लोग काम नहीं मिल रहे, घर पे छोटा बच्चे है, वो हस्बैंड ऐसा कोरोना से मर गया, ऐसा रीजंस बोल के आ रहे। वो लोगों को कुछ तो कुछ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स देना बोल के हम लोग प्रोजेक्ट प्रिशा बोल के खोल के वो लोग क्या काम कर सकते। स्टिचिंग आता, स्विंग मशीन दिया, कुकिंग आता, अम्मा चेती वंटा बोल के टिफ़िन सेंटर टी सेंटर वो खोल दिया। ऐसा वो लोगों का स्किल सेट देख के वो 4 व्हील बंडी रहता है, उसका ऊपर वो लोग क्या होना बोले तो वो कर सकते, सब्जी बेच सकते। ऐसा
वो ऐसा 200 जने को ऐसा बंडी दिया, ऐसा अभी तक 715 फैमिलीज़ को हम लोग लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स दिया ना, वो प्रोजेक्ट्स का अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों को। क्या है तो वो प्राउड मोमेंट है। वो 715 फैमिलीज़ में थोड़ी लोग हस्बैंड मर गया, थोड़ी लोगों को बीमार आके सब पैसा खर्चा किया, उन्हें बाहर जाके काम नहीं कर सकते, थोड़ी लोगों को जज्बान बेबी से बाहर कोई भी नहीं ले रहे, ऐसा लोगों को हम लोग मदद किया। वो तो रियली सक्सेसफुल एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट राइस एटीएम का पास। रामू दोसापति ने ये ठान लिया था कि वो राइस एटीएम खोलेंगे। रामू ने जब राइस एटीएम की शुरुआत की थी तो अपनी सेविंग्स से 1.5 लाख रुपए खर्च करके राशन जरूरतमंदों में बांटा था। धीरे धीरे लोगों को राइस एटीएम के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जब अपनी जेब में ही पैसे की कमी हो तो सोचिए जरा, भला दूसरों की सेवा को कौन सोचता है। लेकिन रामू दोसापति दूसरी ही मिट्टी के बने हैं। इनसे गरीबों का दर्द देखा नहीं जाता। और ये तो 100 आने सच बात है कि आप शुरू तो कीजिए, अच्छे काम में हाथ बटाने वालों की कोई कमी नहीं। रामू याद कर रहे हैं उन दिनों को जब उन्होंने सेविंग्स के पैसे से चावल, दाल, मसाले खरीदे, उसकी किट बनाई और मजदूरों में बांटनी शुरू की। पहला हम लोग वॉचमैन लोगों को, ड्राइवर लोगों को, सब लोगों को मदद किया ना। वो लोगों को काम मिलने के बाद वो लोग भी आके, वो लोगों को गवर्नमेंट का रेशन आ रहे, वो लोग खाने को काम कर रहे हैं ना, उधर मिल रहे बोल के वो राइस भी लेके आके इधर दूसरों को दे दिया। ऐसा बहुत लोग मदद किया, ऐसा किया बोल के हम लोग इतना बड़ा काम किया। मेरा अकेले से तो नहीं होता, लेकिन 50,000 फैमिलीज़ को अभी तक हम लोग हेल्प किया बोले तो बहुत लोग लाइक माइंडेड पीपल। तो वो लोग मेरे को कॉल किया, कर के वो लोग भी अप्रिशिएट करके वो बोला सर हम लोग भी ये 2-3 राइस बैग बेचने वाले था बोल के वो लोग भी मदद किया बोल के यहाँ तक आ गया। एटीएम में तो वही जाते हैं जिनकी बैंक में पैसे होते हैं, लेकिन राइस एटीएम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उनके लिए भी जो नौकरी तो करते हैं, लेकिन कोरोना काल का अटैक ऐसा हुआ है कि उनकी सैलरी 3 महीने 4 महीने में आती है। रामू के पास इनका भी इंतजाम है। राइस एटीएम से इनके लिए भी महीने का राशन निकलता है। रामू जो खाने की किट तैयार करते हैं उसमें एक परिवार के लिए 4 लोगों का खाना होता है। 25 किलो चावल, गेहूं, दाल, तेल और मसाले, और ये सब बिल्कुल मुफ्त। काम किधर भी नहीं मिल रहे, स्पेशली स्कूल टीचर्स दूसरा जगह में काम नहीं कर सकते, 4-5 महीने से एक पैसा भी नहीं मिल रहे बोल के इधर आया। आने के बाद हम लोग सेपरेट राइस एटीएम अंदर खोला। वो लोगों को कैसा रहता, बहुत रिस्पेक्ट्स पे बाहर काम करता, बाहर आके ले रहे बोले तो कोई दूसरा लोग देखे तो कैसा रहता बोल के वो लोगों को थोड़ा वो होता। हम लोग क्या करा, अंदर एक राइस एटीएम खोल के कोई तो टीचर्स आए तो वो एटीएम में लेके जा सकते हैं। उधर 1 महीने का चावल, दाल, ऑयल सब पैक करके रखा। वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स को अभी तक 3000 प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी हम लोग किट्स दिया। रामू अब भी 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। उन्हें कोई चाह नहीं कि आलीशान अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदें और आराम की जिंदगी बसर करें। उन्हें फिक्र है उन लोगों की जिनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। राइस एटीएम ऐसे लोगों को भूख से आजादी दे रहा है, और रामू इस आजादी को लाने वाले सच्चे सिपाही हैं। आशीष पांडे, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे। खाने की बर्बादी में दुनिया हर साल 7,35,000 करोड़ रुपए बर्बाद करती है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है और दुनिया 1 ट्रिलियन जूठन में खत्म कर देती है। भारत में हर साल 50,000 करोड़ रुपए की कीमत का अन्न बर्बाद हो जाता है। यह सब बताने का मतलब भोजन के लिए आपके बिहेवियर को आईना दिखाना है। हम आपको हैदराबाद के एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जो भोजन का सम्मान करके दिखाएंगे। देखिए, फिर इनके साथ विस्तार में हम लोग बात भी करेंगे। चलिए देखते हैं। थाली में चावल और दाल, जिसे हैदराबाद में बघारा चावल और दालचा कहते हैं। दोनों हाथ भूख पर चोट कर रहे हैं। यहाँ
कोई मजहब नहीं, किसी ईमान में कोई फर्क नहीं, साथ साथ बैठे हैं, पेट भर रहे हैं। और इसके पीछे है अजहर मखसूसी की कोशिश। अजहर हैदराबाद के पुलिया किनारे इन बेघर लोगों तक भोजन लेकर नहीं पहुंचे होते तो कई लोग भूखे रह जाते। एक दशक से ज्यादा हो गए सईद उस्मान अजहर मखसूसी रोज भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। कोई मौसम, कोई विपदा, यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी भी अजहर मखसूसी को हैदराबाद में लोगों को खाना खिलाने से नहीं रोक पाती। ये जो हमारा प्रोग्राम है हंगर हैज़ नो रिलीजन, लास्ट 10 ईयर से ये प्रोग्राम यहाँ पर डेली डबिलपुरा फ्लाईओवर के नीचे डेली ये प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और गांधी हॉस्पिटल के पास 2 बजे वहाँ पर होता है। और कितने लोगों को आप डेली खिलाते हैं? पर डे हम 600 लोगों को यहाँ हैदराबाद में खिलाते हैं। ऑल ओवर हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भी हमारा प्रोग्राम होता है। सारे मिला के 1500 लोग पर डे खाना खाते हैं। इतने लोगों को रोजाना भोजन कराना कैसे संभव हो पाता है? कहां से आता है इतना पैसा? अजहर मखसूसी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से लोगों के घर सजाने का काम करते हैं, उससे तो बस उनका घर चल जाए वही काफी होता है, लेकिन अजहर को इसकी कतई फिक्र नहीं। ठीक है, ये फंडिंग जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2011-12 में, तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये काम को कैसे करूँगा। बस मैं बचपन में जो भूख मैं देखा हूँ, जो मैं गुजारा हूँ वक्त, वही वक्त को मैं देखते हुए मैं यहाँ स्टेशन के पास से आ रहा था। एक लक्ष्मी नाम की औरत, पहली लेडी, वो भूख से तड़प रही थी, तो उन्हें मैंने खाना खिलाया। और नेक्स्ट डे से मैं यहाँ पर इसी जगह पर यहाँ पर हंगर हैज़ नो रिलीजन के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो कुछ शुरू के 3-4 साल जो है सो जो मैं कमाता था अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के काम में से, उसी में से मैं ये प्रोग्राम करता था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों में ये बात फैली तो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स की जानिब से मुझे सपोर्ट है। कभी कोई कुछ ना कुछ डोनेट करता है, तो ये प्रोग्राम चल रहा है। सबके साथ की वजह से ये प्रोग्राम आज 10 मुकामात पे ये हंगर हैज़ नो रिलीजन प्रोग्राम होता है। पुण्य के लिए शायद पैसों की किल्लत नहीं होती, अजहर मखसूसी को भी नहीं हो रही है। हैदराबाद में दबीरपुरा के अलावा शहर के बड़े गांधी अस्पताल के बाहर, तारनाका, मुशीराबाद और नाचाराम इलाके में रोजाना बेघरों, भिखारियों, कचरा बीनने वालों और मजदूरों को अजहर भरपेट खाना खिलाते हैं, वो भी लोगों का पसंदीदा भोजन। देखिए, अब तेलंगाना के हिसाब से यहाँ पे पुराना शहर चार मीनार हमारा ओल्ड सिटी का जो है, जो फेवरेट रहती है खट्टी दाल, दालचा और बगारा खाना, कभी ज़ीरा राइस होता है। और जैसा बेंगलुरु में है, वहाँ की जो डिश नॉर्मल डिश होती है वही बनती है, यानी कि स्टेट के हिसाब से जहाँ पर लोगों को पसंद आती है जो चीज़, वही चीज़ वहाँ पर बनती है। अजहर ने इस नेक काम की शुरुआत 2012 में की थी और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज इनकी संस्था हंगर हैज़ नो रिलीजन हैदराबाद के साथ साथ कर्नाटक, असम और झारखंड जैसे राज्यों में भी भूखों का पेट भर रही है। मुस्लिम हर कोई मुझे इतना प्यार करता है, इतना सपोर्ट करता है। यही मेरा सबसे बड़ा 10 सालों में जो मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मिली है तो उन लोगों का प्यार मिला है। अब रहा अमित जी के साथ हमारा शो हुआ था आज की रात है ज़िंदगी में। अमित जी ने भी काफ़ी, अमिताभ बच्चन जी ने काफ़ी हमारे काम को सराहा। सलमान खान जी ने भी मुझे इनवाइट किया था, उनका बीइंग ह्यूमन लुक गुड डू गुड कैंपेन था, तो उनके साथ भी हमारा फोटोशूट हुआ और उन्होंने भी काफ़ी मेरे काम को काफ़ी शाबाशी दी मेरे काम को। अभी रिसेंटली मुझे यूके गवर्नमेंट की तरफ से कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। ये सारी चीज़ें मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, हर मज़हब का मानने वाला भाई, ये उन्हीं की दुआओं की और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। भूख न भाषा जानती है न मजहब पहचानती है। अजहर को दुनिया भर से मिल रही तारीफें इसकी मिसाल है। भूख की कोई जात नहीं होती और इंसानियत का कोई मजहब नहीं। हैदराबाद के अजहर मखसूसी इंसानियत की वो मिसाल पैदा कर रहे हैं जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। अजहर मखसूसी के संगठन के लोग न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि कर्नाटक, आसाम, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में भी लोगों के भूख का इलाज कर रहे हैं। आशीष पांडे, हैदराबाद, गुड न्यूज टुडे।
हैदराबाद से अजहर मकसूदी मेरे साथ जुड़े हैं। ये बेघर लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। अजहर भाई, खाना तो ये खुद भी खा सकते हैं, फिर आप इन्हें क्यों खिलाते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसा अच्छा सवाल किया जो अक्सर लोगों के दिलों में ये बात होती है। देखिए, खाने का एक ऐसा मसला है जिसके मकसूम में होता है वही खाना खाता है। और रोड पे जितने बेगर्स होते हैं वो तकरीबन लोग जो है ना कचरा चुनते हैं, कुछ कुछ उससे पेट भरने की कोशिश करते हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर होता है, डेली वेजेस पे करने वाला, उनको काम नहीं मिलता है। तो ऐसे बेहिसाब लोग हैं जिनको हम खाने का इंतजाम रखते हैं, खाना वहां पर आके खा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये खाना जो है सो सिर्फ वही लोग खाते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। जो भूखा है वो खाना खा सकता है। और ज्यादातर हमारे यहाँ बेगर्स, होमलेस पीपल होते हैं, तो इन लोगों का खाने का कोई ठिकाना नहीं होता, तो इसीलिए हम ये सेवा करते हैं। भूख के खिलाफ आप अपनी लड़ाई में किससे क्या मदद चाहते हैं अजहर भाई? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि देश का हर वो नागरिक हमारे लिए दुआ करे, क्योंकि ये काम जो हो रहा है ये अजहर मखसूसी का अकेले का काम नहीं है, ये सारे देश के युवाओं का काम है। सारे मिलके अगर मेरे लिए दुआ करेंगे तो वही सबसे बड़ा हथियार है मेरा, और मैं दुआओं में काफी बिलीव करता हूँ। तो अगर हमारे साथ दुआएं रहेंगी, दुआओं से मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ही मिडिल क्लास, मैंने ही काफी भूख प्यास देखा हूँ मैं खुद बचपन में, तो मुझे पता है भूख क्या होती है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा आज इतने लोगों को मेरे जरिए खाना होगा। 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, देश के अलग अलग 10 हिस्सों में ये काम चल रहा है। तो इसके लिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, बस मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और काम स्टार्ट कर दिया। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों में 10 जगह ये काम चलता है, आप लोगों की दुआओं से और सबकी दुआओं से। तो मैं बस सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप भी मेरे हक में दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं में भी काफी असर है, क्योंकि आपने काफी लोगों की मदद की है इस लॉकडाउन में। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, वही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। बहुत खूब अजहर भाई। हमारे देश में इतना अनाज है, फिर भी लोग भूखे हैं। इस फासले को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, इससे सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। खाना बहुत है, अन्न बहुत है हमारे देश में, जितना अन्न है उतना वेस्ट होता है हमारे देश में। तो हमें पहले अपने घर से ये काम स्टार्ट करना चाहिए। हमारे घर में उतना ही खाना बनाएं जितने लोग हैं, और हम खुद उतना ही खाना लें जितना हम खा सकते हैं। ना कि हम, अक्सर मैं देखता हूँ दावत में जब भी जाता हूँ मैं, तो अलग अलग वैरायटीज होते हैं और लोग थोड़ा थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, पूरा प्लेट भर लेते हैं। बट इंसान कितना खाएगा? इंसान को जितना पेट है, जितनी भूख है, खाना उतना ही खाएगा। खाना एक ऐसी चीज है जो इंसान जितना लगता है उतना ही खाएगा। दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसी चीज है कि हर वक्त इंसान एक उसमें रहता है, मैं और कमा लूं, और पैसा कमा लूं, और नाम कमा लूं, और शोहरत कमा लूं। मगर एक खाना ऐसी चीज है, इंसान हिरस तो करता है मैं ये सारा खा जाऊंगा, मगर वो उतना ही खा सकता है जितना उसका पेट समा सकता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी दावतों में खाने को वेस्ट होने ना दें, हम अपने घरों में खाने को वेस्ट ना होने दें। और हमारे जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको अभी से ये तालीम दें कि कई ऐसे लोग हैं बेटा जो रातों में भूखे सोते हैं और हमारे पास खाना है। तो आप खाने की इज्जत कीजिए, आपको जितना लगता है आप उतना लीजिए, भले ही आप 4 बार डालिए प्लेट में, बट आपको जितना लगता है अगर उतना ही हम लेंगे तो सबसे बड़ी चीज यही रहेगी, जो भूख मिटेगी वही अनाज दूसरों तक जा सकेगा। थैंक यू अजहर भाई, आप लगे रहो इस काम में। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम अपनी बिजी लाइफ में जो सोचते भी नहीं, उसके लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी नछावर कर देते हैं। इनको भी शायद ही पता होगा कि जो भोजन ये पेट तक पहुंचा देते हैं उससे केवल भूख नहीं मिटती, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। अब चलिए लखनऊ, यहां एक इंसान हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के साथ आए लोगों को खाना खिलाते हैं। इनकी क्या सोच है
और ये कैसे देश की भलाई कर रहे हैं, आइए इनसे समझते हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी ये कतार अपनी बारी का इंतजार कर रही है। फूडमैन विशाल सिंह थाली परोस रहे हैं। चावल है, दाल है, पूड़ी है, सब्जी है। मकसद है अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने पहुंचे गरीब परिजनों को भूख का सामना नहीं करना पड़े। जो भी लाइन में लगते हैं उन्हें भर पेट खाना मिलना तय है। अच्छा देते हैं खाना अच्छा देते हैं। अंदर खाना भी मिल रहा है तो अच्छा रहा, ये भी खाना अच्छा रहा है। पैसे के लिए दिक्कतें है सर, चाय पीने के लिए पैसा किसी तरह से हो जाता है बस। पैसा है नहीं, 2-3 दिन से हम 500 रुपये दूसरे से लिया हूँ तो जो कि खर्चा पानी चल रहा है। गरीब आदमी को जो लाइन लगाता है उसको भोजन मिलता है। एक दिन नहीं, रोजाना कभी केजीएमयू अस्पताल के सामने, कभी लोहिया अस्पताल के पास विशाल सिंह और उनके सहयोगी गरीबों के पेट का इंतजाम कर भोजन लाते हैं और फिर करीब 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं। सिलसिला अब तो पुराना हो चला है। विशाल सिंह उस वक्त को याद कर रहे हैं जब कभी उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती थे और उस वक्त किसी रात उन्हें भूखे सोना पड़ता था। इस दौरान इलाज के खर्च से टूट चुके तीमारदारों को मासूम बच्चों के साथ खाली पेट सोते देखा। भूख से रोते हुए बच्चों और माँओं की बेबस आंखों ने विशाल सिंह को लखनऊ का फूडमैन बना दिया। देखिए, 2003 में मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे और धन के अभाव में मैं भी कभी भूखा रहा हूँ इन अस्पतालों में। तो मैंने देखा कि ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो अपना पेट काट के अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं। पिताजी चल बसे और मैं लखनऊ आ गया। संघर्ष का दौर चलता रहा। धीरे धीरे सक्षम हुआ तो मन में ये था कि जब भी कभी सक्षम हो जाऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा शुरू करूंगा। और 2007 में हम लोगों ने ये घर से भोजन बना के खाना देना शुरू किया। बहुत संसाधन नहीं थे, धीरे धीरे चीज़ें बनती गईं और हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में 2014-15 में हम लोगों ने एक स्थायी जगह मिली। वहाँ से हम लोगों ने और अस्पताल के अंदर सेवा करना शुरू किया और धीरे धीरे ये मिशन बनता हुआ एक अस्पताल से 2 अस्पताल, 2 अस्पताल से 3 अस्पताल, आज लगभग 14 साल हो गए हैं हम लोगों को। और आज 1000 प्रतिदिन लोग इन अस्पतालों में भोजन कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन अस्पतालों में। अभी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में 400 लोग रुकने के लिए रैन बसेरा हम लोगों ने बनाया है। इसीलिए इसी तरह से हम अस्पतालों में किसी तरह से और सेवाएँ हो सकती हैं। विजय श्री फाउंडेशन का ये बोर्ड इस बात की गारंटी देता है कि लखनऊ में अगर कोई गरीब इलाज कराने पहुंचेगा तो रात में सड़क किनारे वो भूखा नहीं सोएगा। विशाल सिंह की जेब भले ही सेवा करते करते खाली हो गई हो, लेकिन उनके इस काम को अब दूसरे लोगों का सहारा मिल रहा है। कोई चावल भेजता है, कोई आटा, कोई दाल और सब इस थाली में परोस दिया जाता है उन गरीबों के लिए जिनके पास अपने परिजनों के इलाज तक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं तो 2 टाइम बढ़िया भोजन कहाँ से करेंगे। कि रोज़ नई समस्याएं आती हैं क्योंकि हमारे पास किसी तरह के कोई सरकारी संसाधन नहीं है और हम अपने जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनके साथ साथ मैं लोगों की मदद पर ही डिपेंड रहता हूँ। और रोज़ नया चैलेंज है क्योंकि हर महीने करीबन 10-12 लाख रुपए का खर्चा है 3 सेंटर में। तो हर बार चैलेंज आता है, आज आटा नहीं है, कल दाल नहीं है, कभी स्टाफ की सैलरी देनी है। तो समस्याएं तो रोज़ आती रहती हैं, लेकिन चूंकि हम ये मानते हैं कि ये परमात्मा का काम है, ये सेवा का काम है और इस सेवा के काम में आपकी ऊपर वाला मदद करता है। तो आज ऊपर वाले लोग ही आकर, परमात्मा रूपी मनुष्य आकर हमारी मदद करते हैं। कोई आटा लाता है, कोई दाल लाता है, कोई चावल लाता है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आके इस पुनीत कार्य में, क्योंकि ये लोग जो अस्पतालों में रोड किनारे लेटे हुए हैं, ये कोई भिखारी नहीं है, ये मजबूर हैं और अपना पेट काट के अपने मरीजों का इलाज करा रहे हैं। ऐसे में यदि समाज का समर्थन हमें मिलेगा तो आज 1000 नहीं, हम 1 लाख लोगों तक सेवा करेंगे। पुरस्कार, इनाम विशाल सिंह को न इसकी दरकार है न चाह। गरीबों के पेट की आग बुझ जाए, विशाल बस इसी इच्छा में रोजाना भोजन की गाड़ी अस्पताल के पास खींच लाते हैं, खुद खर्ची उठाते हैं और इंतजार में खड़ी कतार की भोजन सेवा में जुट जाते हैं। बड़ा कठिन सफ़र है क्योंकि आज सेवा करने वाले लोगों को भी बहुत से लोगों गलत नज़रिए से देखते हैं। तो ये भी एक इसमें एक पहलू है कि आज हम जैसे लोगों को या और भी समाज में लोग हैं, बड़ी गलत दृष्टि से देखा जाता है। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं,
और सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इस दर्द को देखा है, स्वयं मैं भूखा रहा हूँ। मैंने फेंका हुआ एक समय था, मैंने बासी समोसा भी खाया है। भूख के अभाव को, भूख की तड़प को मैं जानता हूँ क्या होता है। और इन अस्पतालों में ज़रूरत है। आज आप कहीं पे भी किसी अस्पताल में चले जाइए, रोड किनारे भूखे प्यासे लोग आपको दिखाई देंगे। तो जितना ज़्यादा अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, अभी हम लोगों ने पूरे भारत में ये मुहिम बना रहे हैं कि हंगर फ्री इंडिया फोर्स, भूख मुक्त भारत सेना, इसमें जितना ज़्यादा समर्थन हमें मिलेगा। आप लोग घर पे बैठे बैठे एक एक मुट्ठी, आज की डेट में ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, यदि एक एक मुट्ठी अपने परिवार से इस समर्थन के लिए हमको भेजेंगे, हमारा नंबर कहीं पे भी गूगल पे आपको मिल जाएगा। फूडमैन विशाल सिंह इन गरीबों के रियल हीरो हैं। परिजनों के इलाज से परेशान गरीबों को मुफ्त में खाना मिल जाए, इससे बेहतर क्या होगा। विशाल सिंह इन चेहरों की यही इच्छा पूरी कर रहे हैं। सहयोग मिला तो ठीक, नहीं मिला तब भी लखनऊ के किसी अस्पताल के सामने उनकी खाने वाली गाड़ी जरूर खड़ी होगी। बूंद बूंद से सागर बनता है और इस सागर को बनाने के लिए विशाल को सबका समर्थन चाहिए। यदि आप भी सोचते हैं तो अपनी जगह पे इस काम को शुरू कर सकते हैं और ऐसे तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी आपके सहयोग से नसीब हो सकती है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज़ टुडे। ऐसे ही कुछ कमाल की कहानियां लेकर आपके पास आ रहा हूं, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी सभ्यता के हर महान व्यक्ति ने भूख और भोजन के बीच अपने विचार रखे हैं। सबका जोर इस बात पर रहा है कि दूसरों की भूख को ध्यान में रखकर अपने भोजन की शैली बनाएं। कुछ लोग इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां आपको एक ऐसे हीरो से मिलाएंगे जो दूसरों की भूख का दर्द महसूस करते हैं और उसे मिटाने के लिए सालों से रोज एक अस्पताल के सामने खाना लेकर पहुंच जाते हैं। जेब का पैसा खर्चा करके काम करो और काम करने के बाद थैंक्स की अपेक्षा मत रखो। कोई आपको हार पहनाएगा वो अपेक्षा मत रखो। और मुझे कोई तमन्ना नहीं है कि लोग मुझे जाने पहचाने। मुझे तो बस काम करना है। जो रोते हुए आते हैं वो मेरे यहाँ से हंसते हुए जाए, वही बस एक तमन्ना है। मैंने स्टार्टिंग के 12 साल पॉकेट मनी से काम किया। खुद के पैसे से मैंने जो काम किया है आज वो मेरी एसेट बन गई है। लोग आज आंख बंद करके बोलते सावला जी आप काम करो, कुछ भी काम प्रोजेक्ट अटकता है तो हम बैठे। जो समाज में हम रहते हैं वो समाज हमें पाल पोस के बड़ा करता है और उसी समाज का एहसान हम पे है। तो बचपन में ये सुना था उनके मुंह से और समाज के प्रति एक लगाव उसी टाइम पे जो कच्ची उम्र थी तब लग गया था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज का एहसान है। जिन्होंने अब तक सिर्फ ये सुना है कि एक व्यापारी का दिल और दिमाग सिर्फ पैसा कमाने में लगता है, तो वो अब तक मुंबई के कारोबारी हरकचंद सावला से नहीं मिले हैं। 38 साल से ज्यादा गुजर गए, भूख के वार के सामने हरकचंद सावला ढाल बनकर खड़े हैं। रोजाना यूं ही हरकचंद सावला के सामने खाली पेट लोगों की लंबी कतार लगती है और सबको भर पेट भोजन मिलता है। हरकचंद सावला को इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए, न दौलत की तमन्ना है न शोहरत की। जेब का पैसा खर्चा करके अगर बस में प्रवास करना है तो काम करना। लोग पैसा देंगे और तुझे टैक्सी में घूमने मिलेगा, अगर ऐसे ख्यालात है तो काम मत करना, घर में बैठ जा। तो मेरे पिताजी, मेरे गुरु, उनका सबका यही कहना था कि जेब का पैसा खर्चा करके काम करो और काम करने के बाद थैंक्स की अपेक्षा मत रखो। कोई आपको हार पहनाएगा वो अपेक्षा मत रखो। यही सेवा का वो भाव है जो हरकचंद सावला को प्रेरणा देता है।
आर्थिक रूप से कमजोर कैंसर मरीजों और उनके परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी की, उन्हें भोजन कराने की, उनका इलाज कराने की। मकसद सिर्फ एक कि जो लोग हरक चंद सावला के पास रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते विदा हो। अभी 5-7 साल से लोगों ये जो सोशल मीडिया का अवेयरनेस है, लोगों ने ही वो अवेयरनेस क्रिएट किया है। और मुझे कोई तमन्ना नहीं है कि लोग मुझे जाने पहचाने। मुझे तो बस काम करना है। जो रोते हुए आते हैं वो मेरे यहाँ से हंसते हुए जाए, वही बस एक तमन्ना है। हरक चंद सावला 700 से ज्यादा कैंसर पीड़ितों और उनके परिवार को न सिर्फ भोजन मुहैया करवा रहे हैं बल्कि मुफ्त दवाइयां दिलवाने और रहने की व्यवस्था कराने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा परिवार जिनके पास भोजन बनाने की सुविधा है उन्हें राशन भी मुहैया कराते हैं। जो लोग गले के कैंसर से पीड़ित हैं और लिक्विड डाइट पर निर्भर हैं उन्हें हल्दी दूध या मिल्क पाउडर भी देते हैं। हरक चंद सावला के बचपन में सेवा करने का भाव उम्र के इस पड़ाव तक जारी है। रोजाना गरीबों को खाना खिलाना और उनकी तीमारदारी में जुट जाना। लेकिन एक बात जो आपके जहन में आ रही होगी कि इस सेवा के लिए हरक चंद सावला को कितना खर्च करना पड़ता है और इतना पैसा आता कहां से है? जवाब खुद हरक चंद सावला से सुनिए। हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए और बिगड़ पैसे से काम नहीं होता है। फिर भी मैंने स्टार्टिंग के 12 साल पॉकेट मनी से काम किया है। खुद के पैसे से मैंने जो काम किया है आज वो मेरी एसेट बन गई है। लोग आज आंख बंद करके बोलते हैं सावला जी आप काम करो, कुछ भी काम प्रोजेक्ट अटकता है तो हम बैठे हैं। और एक बार शुरुआत हो गई तो सिलसिला फिर कहां थमता है। अब हरक चंद जीवन ज्योति कैंसर रिलीफ एंड केयर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाते हैं। इसी संस्था के जरिए ये गरीब मरीजों के केयर टेकर्स को मुफ्त खाना खिलाते हैं। हर रोज करीब 600 लोगों को इनकी संस्था खाना खिलाती है। उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करते हैं और कुछ मरीजों के रहने की भी व्यवस्था करते हैं। गरीबों के लिए जितना कुछ संभव हो सके हरक चंद सावला उसे पूरा करने में कोई कोर कसर उठा नहीं रखते। उनके दरवाजे 24 घंटे गरीबों के लिए खुले हैं। लेकिन हरक चंद सावला कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कई लोग पागल भी बोलते हैं, ये पागल है, मगर जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनके अनेक प्रॉब्लम रहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसी को खाने का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड चाहिए। आज तक 115 बार मैंने अपना खुद का ब्लड डोनेट किया है। जो पेशेंट फुटपाथ पे है, जिनका यहाँ कोई नहीं है, उनके लिए। मेरे कभी दोस्त आते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ भाई आप बम्बई के हैं, आपका सर्कल बड़ा है, आपका काम तो हो जाएगा। मगर मैंने तो अभी 1 महीने पहले ही ब्लड दिया है। तो इनके अनेक प्रॉब्लम रहते हैं। कभी कभी पेशेंट को छोड़ के रिश्तेदार भाग जाते हैं 4 लाख 5 लाख का खर्चा सुन के। या तो ये पेशेंट के पीछे हम इधर रहेंगे तो परिवार के दूसरे सदस्य वहां पे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं। और ये पेशेंट का देहांत हो जाता है, उसकी बॉडी लेने के लिए कोई नहीं आता है, तो वैसे लोगों का अग्नि संस्कार भी करते हैं। किसी का कैंसर में पैर कट जाता है तो उसको आर्टिफिशियल पैर लगा के देते हैं। मुंबई की दौड़ती भागती रफ्तार वाली जिंदगी में जहां खुद से ही लोगों को फुर्सत नहीं मिलती रोजमर्रा के काम से, वहां हरक चंद सावला दूसरों के लिए उम्मीद की सुनहरी किरण है। क्योंकि यहां पेट भी भरता है और इलाज की इच्छा वालों का मन भी। पिछले 38 सालों में हरकचंद सावला ने करीब 2 लाख से ऊपर कैंसर पेशेंट्स की मदद करी है। न किसी पुरस्कार का मोह, न सम्मान की चाह, बस निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद किए जा रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी रुकने का कोई इरादा नहीं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, GNT मुंबई।
भूख और भोजन के बीच आज जिस कहानी को मैंने आप तक पहुंचाया उसका एक ही मकसद था, वो ये कि आप खाने का सम्मान करो, खाने की जरूरत को पूरा करो और खाने की बर्बादी पर रोक लगाओ। आप भी अपनी कोई कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इस पते पर जरूर लिखिए। अभी मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, और आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि दिल्ली और मुंबई के बीच जल्द बनकर तैयार हो जाएगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। यानी दिल्ली और मुंबई के बीच सफर का वक्त अब आधा हो जाएगा। बस 12 घंटे में इंडिया गेट टू गेटवे ऑफ इंडिया। बस 12 घंटे में दिल्ली वालों की दिल्ली से आमची मुंबई। बस 12 घंटे में देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी। दिल्ली से मुंबई की दूरी अब कम होने जा रही है। देश के इन दोनों महानगरों को मिलने जा रही है सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे की सौगात, जो आपको केवल 12 से 13 घंटों में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एहरी एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है, और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरे कॉरिडोर को जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाला ये हाईवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर हम लोग खड़े हैं। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो करीब 1350 किलोमीटर लंबा है और ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा मार्च 2023 में। लेकिन मार्च 2022 में सोना रोड तक ये तैयार होगा, जहां पर मैं खड़ा हूं, और उसके बाद अगला टारगेट तय किया जा रहा है। हालांकि कोविड के टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई, करीब 2 महीने काम डिले चला, लेकिन कोशिश लगातार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ये है कि इस मियाद के हिसाब से, यानी कि जो तय की गई मियाद है 2023, तब तक काम पूरा कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा आपको हालात दिखाते हैं, आखिर काम कैसा चल रहा है, किस तरीके से लगातार प्रोजेक्ट पर फोकस किया जा रहा है, वो भी आप देखिए। कि कोशिश देखेंगे आप तो जगह जगह आपको मजदूर यहाँ पर काम करते नजर आएंगे। और एक और बात भी आप समझिए कि जो मार्च 2022 तक की टारगेट दी गई है, यानी कि फर्स्ट डेट दी गई है, जिसमें आधा पोर्शन खोलने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी बाकायदा रिव्यू मीटिंग की जा रही है। अपने 1350 किलोमीटर के विस्तार में ये हाईवे 5 राज्यों से गुजरेगा। दिल्ली से इस हाईवे पर अपना सफर शुरू करके आप सबसे पहले पहुंचेंगे हरियाणा। अगले 80 किलोमीटर तक हरियाणा में चलने के बाद ये हाईवे आपको राजस्थान पहुंचा देगा। राजस्थान में आपको चलना होगा लगभग 380 किलोमीटर, जिसके बाद आप पहुंचेंगे भारत के दिल मध्य प्रदेश। एमपी से 120 किलोमीटर का सफर तय करके ये हाईवे आपको गुजरात तक ले जाएगा, जहां लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके आपकी एंट्री होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एंट्री के बाद 370 किलोमीटर सफर करके आप जा पहुंचेंगे आमची मुंबई। एक्सप्रेसवे के 350 किलोमीटर के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि बचे भाग पर कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का काम लगातार 24 घंटे चल रहा है और हालात ये हैं कि कोशिश ये की जा रही है मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर NHAI की तरफ से कि काम समय पर पूरा कर लिया जाए। आप देखेंगे भी तो यहाँ पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। करीब यहाँ पर 80 लाख टन सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा और 12 लाख टन स्टील यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये निर्माण कार्य समझा रहा है कि बहुत तेजी से, गतिशीलता के साथ आने वाले दिनों में तयमियात के साथ चीजों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द लोगों के लिए एक्सप्रेसवे खोला जाए, उसी के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। हाईवे का दिल्ली से हरियाणा तक का काम सबसे पहले पूरा हुआ है। सोहना में एक कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी समीक्षा करने पहुंचे। क्वालिटी के तरफ तो हर समय हम ध्यान देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया है। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड है।
और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने, पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया गया है, लेकिन आगे चलकर इसे 12 और 16 लेन तक बढ़ाया जाएगा। देश के सबसे बड़े मॉडर्न एक्सप्रेसवे की और भी कई खूबियां हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक जैसे भारी वाहन भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। टोल टैक्स कलेक्शन के लिए हाईवे पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 2 कॉरिडोर अलग से बनाए जाएंगे, साथ ही 40 मेजर इंटरचेंज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर एनुअल वॉकवे बनाने का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे पर 3 अंडरपास और 5 ओवरपास बनाए जाएंगे। हाईवे पर यात्रा आरामदायक बनाने के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर सुविधाओं से युक्त साइड एमिनिटी केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 95,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें अकेले भूमि अधिग्रहण में 20,589 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा भाग राजस्थान में बनाया जा रहा है। इस हाईवे पर 374 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिला इनमें शामिल हैं। इसके अलावा ये राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जैसे प्रमुख केंद्रों को देश के दूसरे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी भी देगा। ये एक्सप्रेसवे दूसरे राजमार्गों के दबाव को कम करेगा, साथ ही देश के 5 राज्यों में विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। और भी कई फायदे हैं। हमारे यहाँ तो जमीन की भी कीमत बढ़ गई है और यहाँ जितने भी आसपास जो भी कुछ है कंपनियां आ रही हैं, धीरे धीरे मारुति आ गई है यहाँ आसपास इसके, तो इससे कंपनियां भी आ रही हैं और लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है। तो हमारे लिए तो फायदा यही है सर। तो कुछ तो फायदा हो गया तो अखना होएगा फायदा। अब भी रोजगार मिल रहा है या बनने थे। ये पेड़ पौधा लग रहे, गाँव के बालक लग रहे, कोई कहीं को लग रहा, कहीं को ट्रैक्टर चल रहा, कहीं कोई लग रहा, या तो भी रोजगार मिल रहा है। कोई यहाँ पे माटी गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, रोजगार तो भैया मिल रहे हो, अग्नि मिल रहा है रोजगार। अच्छा, फिर कुछ अब यहाँ कंपनी आएंगी तो उससे भी फायदा होगा, जमीन के भी काफी रेट बढ़ जाएंगे। जी हाँ, इसे बनने से बहुत फायदा है, सबके गरीब आदमियों को रोजगार लग रहा है और वैसे जमीन की महंगाई आ रही है, कीमत की बढ़िया बन रही है, कंपनी आएंगी इधर और रोजगार बढ़ेगा इधर, तो ये इसे बनने से हमको बहुत फायदा है। यानी दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा ये खूबसूरत, हरा भरा और देश का सबसे आधुनिक हाईवे इन 2 शहरों की दूरी तो मिटाएगा ही, लेकिन साथ ही ये जहां जहां से गुजरेगा वहां के लोगों के लिए भी कई गुड न्यूज की सौगात लेकर आएगा। यहाँ पर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां आसानी से दौड़ पाएंगी और आप यकीन मानिए कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर जो अब तक 24 घंटे या उससे ज्यादा का होता है, वो उस समय करीब 12 घंटा का हो जाएगा जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आम लोगों के लिए फायदा देंगी और कहीं ना कहीं ये समझाएंगी कि भारत में आधुनिकता की तरफ किस तरफ से हम लोगों ने कदम बढ़ाया, कैसे रोड और ट्रांसपोर्ट के मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार के एक्सप्रेसवे बेहतर दिशा में यात्रियों के लिए, ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को और खासकर उन लोगों के लिए जो सफर करते हैं उनके लिए एक बेहतर नमूना होगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका दिल्ली से हरियाणा तक का हिस्सा बनकर तैयार है। ऐसे में इस कमाल के एक्सप्रेसवे पर गुड न्यूज टुडे ने दिल्ली से सोहना तक का सफर तय किया। तो हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफर पे ले चल रहे हैं। आप देखेंगे सोहना रोड तक फिलहाल 90% काम तैयार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बाकी का बचा हुआ 10% जो है वो मार्च 2022 तक सोहना तक पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश लगातार मिनिस्ट्री करेगी और यहाँ पर एनएचएआई की कोशिश भी रहेगी। अब इस रोड में आखिर खास क्या है वो भी आप समझिए। आप बीच में देखेंगे जो डिवाइडर के तौर पे आप समझ सकते हैं, इसमें करीब 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि एक तरीके से पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राइट साइड के लोग दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे और इस तरफ के लोग दूसरी तरफ ना देख पाएं, यही प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें समझाती हैं कि किस तरीके से पर्यावरण का भी ध्यान यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर रखने का कोशिश की गई है। दूसरी तरफ देखेंगे तो गांव के तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट में जिनकी जमीन गई है
उन लोगों के लिए भी बाकायदा बाउंड्री देने की व्यवस्था की गई है, यानी कि कोई भी गांव का व्यक्ति रोड पर ना आ सके, कोई गाड़ी रोड पर ना आ सके, इसलिए बाउंड्री से कवर करने का प्रयास भी यहां पर किया जाएगा। यह 8 लेन का है अभी हाईवे, और आने वाले दिनों में इस एक्सप्रेसवे को करीब 12 लेन और उसके बाद 16 लेन तक करने की कोशिश की जा सकती है। ये फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से NHAI ने कोशिश करी है कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे में ना तय करके 12 घंटे में तय किया जाए और आने वाले दिनों में इस सफर को आधा कर दिया जाए, शायद ये सोच सकते हैं कि यात्रियों के लिए, सफर करने वालों के लिए दिल्ली से मुंबई तक का सफर कितना सुहाना हो रहा है और हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। आने वाले कुछ सालों में देश में कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी उसी योजना का हिस्सा है। मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था, रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है, और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। देश के परिवहन मंत्री का ये बयान अपने आप में ये तस्दीक करता है कि एक देश के मानचित्र पर सड़कों की मौजूदगी किस तरह उसके विकास की मुकम्मल कहानी कहती है। किसी देश और किसी अर्थव्यवस्था में विकास के प्रवाह को रास्ता देने वाली धमनियों की तरह होती हैं सड़कें, लेकिन वही सड़कें बढ़ते प्रदूषण और ढलते पर्यावरण की समस्या के मूल में भी हैं। ऐसे में यदि सड़कों को देश के पर्यावरण को सपोर्ट करने वाले सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए तो ये अपने आप में एक अनोखी बात होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये न केवल देश के दो महानगरों के बीच दूरियों को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए एक नई सौगात भी लेकर आएगा। दरअसल केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसी परियोजना का हिस्सा है, जिसके चलते इस हाईवे को ग्रीन हाईवे के तौर पर बनाया जा रहा है। इस हाईवे के बनने से पर्यावरण को सीधे तौर पर कई फायदे होंगे। इसका सबसे पहला फायदा होगा देश की राजधानी दिल्ली को। इस हाईवे के बनने से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, साथ ही दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेवल टाइम कम होने से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। इतने ईंधन से साल भर में 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा को सोखने के लिए 4 करोड़ पेड़ों की जरूरत होती है। एक्सप्रेसवे के किनारे 11 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। इन उपायों से हवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हाईवे के रखरखाव के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रिक लेन बनना भी प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद आप ये समझ के चलिए कि पर्यावरण के हिसाब से भी एक्सप्रेसवे बेहद बेहतर तकनीक के साथ लैस किया गया है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तो कम होगी और उसकी वजह से करीब 32,000 लीटर ईंधन की बचत होगी और इतने में करीब 85 करोड़ किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। आप ये समझ के चलिए फिगर कितनी बड़ी है। इतने में आप ये भी सोच सकते हैं कि CO2 को सोखने के लिए करीब 4 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो पहले से 20 लाख पेड़ लगे हुए होंगे और शायद यही वजह है कि पर्यावरण के हिसाब से भी एक्सप्रेसवे सबसे बेहतर नजर आएगा। ये एक्सप्रेसवे कई नेशनल पार्क और सेंचुरी से होकर गुजरेगा, लिहाजा इसके कई उपाय किए गए हैं कि इन जगहों के प्राकृतिक वातावरण को कोई नुकसान ना हो। मसलन रणथंबोर नेशनल पार्क में जानवरों की निर्बाध आवाजाही को बनाए रखने के लिए 3 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, 300 मीटर लंबाई के 5 अंडरपास और 3.5 किलोमीटर लंबा कैमोफ्लेज एनिमल ओवरपास भी बनाया गया है। इसके अलावा कोटा मुकुंद रॉय हिल्स टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के माथेरन इको सेंसिटिव जोन में 5 किलोमीटर लंबी 8 टनल बनाई जा रही हैं। इन तमाम वजहों के चलते इस हाईटेक ग्रीन एक्सप्रेसवे पर सबकी निगाहें हैं और जाहिर है दिल्ली मुंबई वाले तो इसके इंतजार में पलके बिछाए हुए हैं। वरुण सिन्हा, सोहना, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
हल्दी